नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ की लागत से बनेगा एफओबी। निर्माण कार्य शुरू। स्टेशन की 100 बसी आबादी के लोगों को आने जाने में मिलेगी सुविधा। जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव, आंकड़ा अब तक 240 केस, तो रिकवर 186। प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों को मिलेगा सम्मान के साथ 8 रुपए में खाना। 20 अगस्त को होगा रसोई का शुभारंभ। अखिल भारतीय किसान सभा ने की टिड्डियों से हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग। और खबरें विस्तार से। जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। टाउन की सूर्यनगर गली नंबर 3 में पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिसर पॉजिटिव आया है। बैंक ऑफिसर का सहयोगी गुड़गांव में आया था पॉजिटिव। एक महिला ढाणी डुंगराना भादरा की, जिसकी महाराष्ट्र से आने की ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। वहीं एक पॉजिटिव वार्ड नंबर 3 नई खुंजा जंक्शन का है, जो पूर्व पॉजिटिव के संपर्क में था। मेडिकल जर्नलिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 240 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 186 रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव केस 53 हैं, तो एक की मौत भी हो चुकी है। अभी हाल ही में हमें सूचना मिली है कि 2 जने आज हमारे पॉजिटिव आ गए। एक तो हमारी ब्रांच है जो सर्कल ऑफिस में बैठते हैं, एक हमारे ऊपर वाली ब्रांच में जो पीएम अंदर सारा बंद कर दिया गया। सारा ऑफिस, सारे लोग होम क्वारंटाइन के लिए जा रहे हैं। शाम को टेस्ट के बाकी जो बचे, बाकी आधे की पक्का होगी। बस सैनिटाइज का करवा दिया सर जी, चल रहा है सर। सभी कर्मचारियों को ये कहा गया है कि सारे होम क्वारंटाइन और प्रॉपर इसका मार्गदर्शन करें। जो भी कोरोना के रूल है, रूल रेगुलेशन, हेल्थ गाइडलाइन के उन सबको फॉलो करना अपने को, और दूरी बना के, डिस्टेंस बना के रखना है। किसी के टच में नहीं जाना। तो इस बैंक में अब कब तक काम नहीं चलेगा सर? इसके लिए आगामी मेरे हायर अथॉरिटी से। जंक्शन रेलवे स्टेशन के इस ओर रहने वाले लोगों के लिए खुशखबर है। अब उन्हें बाजार और रेलवे स्टेशन आने के लिए बाजार से घूमकर नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए रेलवे की ओर से स्टेशन पर एफओबी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे के इन संदीप डागरा ने बताया कि एफओबी पर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एफओबी का निर्माण कार्य सितंबर माह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद शहर की 70% आबादी के लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि यहाँ के नागरिक लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे और सेकंड एंट्री यानी दूसरा टिकट घर की मांग भी कर रहे थे। सेकंड एंट्री गांधीनगर साइड में बनेगी, जिससे रेलवे के इस ओर रहने वाले लोगों को टिकट लेने के लिए घूमकर रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। एफओबी की लंबाई 75 मीटर उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। वहीं चौड़ाई 6 मीटर रहेगी। इससे आवागमन भी सुगम होगा। एफओबी निर्माण के साथ साथ रेलवे प्रशासन गांधीनगर साइड में एक पार्किंग भी बनाएगी। इससे यहां आने वाले यात्रियों को अपने वाहन आदि रोकने की भी सुविधा रहेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पार्किंग करीब 70 मीटर में बनाई जाएगी। वहीं रोजाना अप डाउन करने वाले यात्री भी अपना वाहन पार्किंग में रोक सकेंगे। एएन संदीप डागरा ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सेकंड एंट्री का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब एफओबी का आज निर्माण कार्य शुरू किया गया है। लंबे समय से सेकंड एंट्री की मांग थी। गांधीनगर साइड में बनेगी सेकंड एंट्री और साथ ही टिकट घर भी बनेगा। अब आपको रेलवे स्टेशन जाने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आधा शहर 2 भागों में बटा हुआ है। ये सेकेंड एंट्री के लिए हम लोग एफओबी गटर लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसके 8 गटर लॉन्च होने हैं। 3 इसकी 2 स्टेजेस में होना है। ये 4 गटर हमारे 30 मीटर के हैं और 4 गटर 21 मीटर के हैं। सेकेंड एंट्री की बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है और इसका पार्किंग एरिया और सर्कुलेटिंग एरिया हम लोग बना के इसको पब्लिक में। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के आयोजन की श्रृंखला में 9 से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 9 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम जिले भर में आयोजित होंगे। कलेक्टर ने बताया कि कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के शासन सचिव की ओर से आए पत्र के मुताबिक ये कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय समिति के संयोजक और सह संयोजकों को भी शामिल किया जाएगा।
अगस्त क्रांति सप्ताह को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जिला परिषद में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति के संयोजक श्रवण तंवर और सह संयोजक तरुण विजय के साथ ब्लॉक स्तरीय समिति के संयोजक और सह संयोजक भी शामिल हुए। बैठक में जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका ने अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत 9 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त को जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति के पास 150 पौधों का रोपण कर गांधी वाटिका का निर्माण और पौधारोपण स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उच्च शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से आचार्य अथवा व्याख्याता स्तर के इतिहास शिक्षक को मुख्य वक्ता के रूप में शामिल करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। 10 अगस्त को स्वच्छ राजस्थान के अंतर्गत जिला एवं उपखंड के प्रमुख स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सफाई का कार्य, जिसमें एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड को जोड़ते हुए समाज सेवकों को भी शामिल किया जाएगा। 11 अगस्त को जिला एवं उपखंड स्तर पर सफाई कर्मी और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा। 12 अगस्त को पहला सुख निरोगी काया के अंतर्गत सोशल मीडिया के जरिए हेल्थ विशेषज्ञ के साथ विद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों को जानकारी देने के साथ साथ रेडियो, एफएम और फेसबुक लाइव के जरिए आमजन को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। 13 अगस्त को 150 कोरोना वॉरियर्स महिलाओं के विभिन्न वर्गों, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी आदि का सम्मान होगा। 14 अगस्त को गौशालाओं में ऑनलाइन किसान सम्मेलन का आयोजन और 15 अगस्त को एक शाम देश के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से टिड्डी दलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने सहित जिले में टिड्डी दलों के प्रवेश पर रोक लगाने का काम करने की मांग की गई है। बताया गया कि किसानों की फसलें अब पकने वाली हैं, यानी नरमा कपास का जहां पीच समय आ गया है, ऐसे में टिड्डियां यदि फिर से आती हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों के हुए नुकसान का आकलन करवाने सहित टिड्डियों का प्रवेश पर ही स्प्रे आदि का उपयोग कर उन्हें खत्म किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टिड्डियों पर नियंत्रण करो, नियंत्रण करो, नियंत्रण करो। टिड्डियों के हमले का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों को पूरा मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों को पूरा मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। इनकलाब जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर, क्योंकि हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस टाइम हमने ये कहा था कि 7 तारीख तक अगर किसानों के जैसे टिड्डी हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा घुस रही है और अभी हनुमानगढ़ मैं एसटीएम को कहा है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी आएगी, क्योंकि इसकी कोई पता तो नहीं हवा आएगी इधर आएगी। टिड्डी का एक बहुत बड़ा दल सुनने में आया कि इस क्षेत्र में फिर आ रहा है, इसलिए हनुमानगढ़ जिला बचने वाला नहीं है, नहीं जिला गंगानगर बचने वाला है। इसलिए हम आज एसडीएम को ये ज्ञापन देने आए कि जिनके टिड्डी ने नुकसान कर दिया उनका तो तुरंत मुआवजे की व्यवस्था करो, उनकी गिरदावरी करो, क्योंकि उनकी लगातार अब कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि 15 दिन बाद कराएंगे। 15 दिन बाद कोई हरिया अगर ऐसे अगर वो खा गई, अगर डोका रह गया, 15 दिन बाद अगर किसान पानी लगाते हो तो अपने आप हरिया हो जाएगा और उसके टूस से निकलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए गिरदावरी मान्य नहीं होगी। इसलिए हमने एक तो ये कहा 7 दिवस के अंदर अंदर इसकी गिरदावरी कराओ और तुरंत उसका मुआवजा हाथों हाथ किसानों के खाते में डलवाओ, क्योंकि वो तो नुकसान हो गया और वो खत्म होगी। और इसके बाद भी अगर बात को नहीं माना जाएगा तो किसान सभा की 16 अगस्त को मीटिंग रखी गई है जिला कमेटी की, उसके बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा कि लगातार पड़ाव करें या धरना करें या चक्का जाम करें, वो आगे का प्रोग्राम रखा। रावसर कस्बे से लगभग 15 किलोमीटर दूर चौधरी कुमार हमारे लिफ्ट कैनाल नहर में एक 16 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रावसर के वार्ड 7 का निवासी मनोज पुत्र नानूराम वर्मा अपने 5 दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था, जहां मनोज नहर में डूब गया। नहर में नहाने गए युवक मनोज की नहर में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक 5 दोस्तों के साथ रावसर निवासी मनोज सावा लिफ्ट कैनाल में नहाने गया, लेकिन इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर हनुमानगढ़ से आपदा प्रबंधन की टीम पहुंची। टीम के प्रयासों से करीबन आधे घंटे बाद इस शव को तलाश कर नहर से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद संबंधित पुलिस थाना के शव सुपुर्द कर दिया गया। हमें सूचना मिली, कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि 4:15 बजे ये लिफ्ट सावा लिफ्ट कैनाल के अंदर धनासर कैंची के पास कोई व्यक्ति नहाने के लिए उतरा था और नहाने के बाद वो अंदर रह गया और अपने 4:15 सूचना मिलते ही तुरंत हमारी टीम वहाँ से रवाना हो गई और हमारी टीम धनासर कैंची पर पहुँचकर मौके पर पहुँचकर और मौका देखकर हमारी टीम ने रेस्क्यू चालू कर दिया। करीब हमारे रेस्क्यू चालू करने के बाद करीब आधे घंटे बाद डेड बॉडी की नहर में तलाश कर ली और डेड बॉडी को बाहर निकाल कर थाने अपने चौकी
अंदर सुपर्द कर दी गई और इसकी शिनाख्त हुई है विनोद कुमार सन ऑफ राजू वर्मा नानूराम निवासी रावसर उम्र 20 वर्ष। विनोद राजू वर्मा निवासी रावसर उम्र 20 वार्ड नंबर 6। ये अपने ये सावा लिफ्ट के अंदर ये धनासर कैंची के पास में है, इसमें गिर गया था और कम से कम 4-5 घंटे पहले की बात है। मेरे द्वारा ये मेरे हनुमानगढ़ की डिफेंस की टीम को मेरे द्वारा बुलाया गया और मेरे डिफेंस की टीम ने इनके इंचार्ज है संदीप जी, उनकी टीम आई और उन्होंने आते ही 6 बजे करीबन उनको निकाल दिया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी टीम पहले भी अच्छा काम किया कर रही है और पूर्व में पहले भी 3-4 दफ़े यहाँ मेरे कहने पे आए और उन्होंने लाशी निकाली है और टाइम से टाइम ये उन्होंने बड़े ही तुरंत गति से इस कार्य को किया है। मैं उनको सभी को आए हुए मेरी टीम को सबको धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में ये हमारी डिफेंस की टीम है इसी तरह से कार्य करता है। अगर आपको स्वस्थ और जवान रहना है तो कैंजन पानी पीजिए। कैंजन वाटर मशीन का पानी पीने से आपको जल्द बुढ़ापा भी नहीं आएगा। शरीर में कैंसर, कोलेस्ट्रॉल आदि गंभीर बीमारियों के होने की आशंका को भी यह पानी बहुत ही कम कर देता है। यही नहीं, वर्तमान में फैले कोरोना महामारी से बचाव भी यह पानी पीना फायदेमंद है। इसके अलावा भी कैंजन पानी पीने के कई फायदे हैं। इसके लिए जिला मुख्यालय के नजदीक गांव सतीपुरा में जापानी तकनीक से बनी मशीन लगाई गई है। महक जन स्वास्थ्य विकास एवं शोध समिति के सहयोग से लगाई गई कैंजन वाटर मशीन करीब 4.5 साल पहले भारत में लॉन्च हुई थी। इस मशीन का संचालन हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर बलवीर सिंह भांबू, डॉक्टर आत्माराम, डॉक्टर नंद किशोर की ओर से किया जा रहा है। सीकर से आए हेल्थ एक्सपर्ट राजकुमार सामोता ने बताया कि इस मशीन को जापान की एक कंपनी ने करीब 45 साल पहले तैयार किया था। उन्होंने डेमो दिखाते हुए बताया था कि कैंजन पानी एल्कलाइन होता है जो हमारे शरीर में एसिडिटी के स्तर को नियंत्रित करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। थोड़ा सा मैंने डाला है, ठीक है। इसका कलर देखो और इसके अंदर भी 2-4 बूंद अपन डालते हैं तो ये क्षारीय पानी है और ये एसिडिक पानी है, न्यूट्रल वाटर कह सकते हैं, न्यूट्रल वाटर से डाउन है। तो ये जो पीएच लेवल जो है मार्केट में मिलता है, इससे इसको अपन डिफरेंस इसका पता कर सकते हैं पानी का। जापान में इस मशीन को पानी के लिहाज से सबसे उपयुक्त मानते हैं। उन्होंने मशीन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक ऐसी मशीन है जो जल को स्वास्थ्यवर्धक बनाने का कार्य करती है। उसी पानी को कैंजन वाटर कहते हैं। कैंजन एक जापानी शब्द है, इसका मतलब अपने पुराने रूप में वापस आना। इस मशीन से प्राप्त पानी में एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर का गुण होता है। इन्हीं 3 चीजों के कारण यह पानी शरीर को स्वस्थ रखने और उम्र को बढ़ाने का काम करता है। हेल्थ एक्सपर्ट सामोता ने बताया कि मनुष्य का शरीर अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार भोजन से ओआरपी ग्रहण करता है। यह ओआरपी हमारे शरीर में जल्दी से न्यू टिश्यू और सेल्स का निर्माण करती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह मनुष्य को बूढ़ा होने की प्रक्रिया को धीरे करती है। सामान्य भोजन और जूस में 100 ओआरपी होते हैं, परंतु कैंजन वाटर में 400 ओआरपी होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, फिलहाल मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना के टेस्ट के अंदर वर्किंग कर रहा हूँ। मैं महक एनजीओ के माध्यम से सतीपुरा गांव के अंदर एक प्लांट लगा रखा है जिसको एल्केलाइन वाटर, कैंगन वाटर के नाम से बोलते हैं। उस पानी का मैंने प्लांट लगा रखा है। वो सतीपुरा और पूरे शहर वासियों को फ्री में जल प्रोवाइड हम कर रहे हैं। जिस पानी का जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पानी है एल्केलाइन है, माइक्रो क्लस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये पानी शरीर की सभी बीमारियों को दूर करता है, बचाव करता है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, या जोड़ों में दर्द वगैरह है। इसके अलावा स्किन डिजीज़ के अंदर भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मशीन जो है वो जापानी टेक्निक से बनी हुई एक मेडिकल डिवाइस है जो 7 प्रकार का पानी निकालती है, अलग अलग पीएच का निकालता है। सभी पानी है वो अलग अलग यूज़ के लिए काम में लिया जाता है। और यहाँ पे किसी भी समय में कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उसको फ्री डेमो देते हैं और फ्री में पानी प्रोवाइड करते हैं। एनजीओ अध्यक्ष एवं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर बलवीर सिंह भांबू ने बताया कि मुख्य रूप से यह मशीन 4 अलग अलग रेंज में उपलब्ध है। हर मशीन की अपनी अलग क्षमता है। इनमें कोई मशीन 2 लीटर पानी प्रति मिनट और कोई मशीन 3 लीटर पानी प्रति मिनट फिल्टर करती है। मशीन में लगा प्लेटिनियम का एक प्लेट ही मुख्य पार्ट होता है जो पानी को आयनीकृत और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। इस मशीन की खास बात यह भी है कि यह मशीन
जरूरत होने पर अपनी सफाई खुद करती है। करीब 20-25 वर्ष तक यह मशीन खराब ही नहीं होती। डॉक्टर भांबू ने बताया कि एनजीओ की ओर से शहरवासियों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का 600 रुपए लीटर कीमत का अल्कलाइन पानी मुफ्त में पिलाया गया तथा पिलाया जा रहा है। इस पानी को कुछ ही दिनों तक लगातार पीने से ही फायदा दिखने लगता है। जापान के सभी अस्पतालों में केंजिन वाटर मशीन लगी हुई है। डॉक्टर भी लोगों को यही मशीन लगाने की सलाह देते हैं। उन्होंने बताया कि एनजीओ की ओर से आगामी चरण में शहर में अलग अलग क्षेत्र में जन सहयोग से केंजिन वाटर के जल मंदिर स्थापित किए जाएंगे। यह जल मंदिर प्लांट मुख्य बाजारों, मुख्य बस स्टैंड, अस्पतालों के नजदीक शहर की कॉलोनियों में स्थापित किए जाएंगे। सेक्टर 12 में रहता हूँ। मुझे मेरे दोस्त ने इस अल्काइन वाटर के बारे में बताया था, तो एक बार कहा उन्होंने ट्राई करो, तो मैंने कहा ठीक है। रेगुलर इसको 10 दिन तक मैं, आज 10वां दिन है मेरा, लेकिन 5 दिन बाद ही फ़र्क पड़ गया था। जैसे मेरे पेट की समस्या थी काफ़ी, दिन में 4 बार लैट्रिन जाना, लैट्रिन का बंद कर नहीं आना, गैस बनना, प्रेशर सा महसूस होना कि बार बार प्रेशर बन रहा है। तो उस सब से एकदम 10 दिन तक, 5 दिन तक पानी पीने के बाद ये निश्चिंत हो गया कि हाँ भी अब ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है। और जैसे मेरी मैडम की यूरिन की प्रॉब्लम थी, ज़्यादा पीलापन रहता था, तो वो समस्या भी उन्होंने बताया कि अब वो समस्या इतनी नहीं है, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। ये देखने में आया। पेट के लिए सबसे अच्छा पानी मेरे लिए तो ये रहा कि मैं बीमार था, मैं ठीक हुआ। बाकी किसको क्या है क्या नहीं है वो अपना रिजल्ट बता सकता है। टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूड का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम इस बार शानदार रहा है। प्रधानाचार्य मंजुलता यादव ने बताया कि 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम इस बार श्रेष्ठ रहा। उन्होंने बताया कि रिजल्ट हमेशा शिक्षकों की वजह से ही अच्छा रहता है। इस दौरान स्कूल में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्यों ने बताया कि इस बार स्कूल में कक्षा 12वीं की तीनों संकाय में परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने बताया कि साइंस संकाय में 12 बच्चों ने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं कॉमर्स का परिणाम 100% रहा। इसमें 6 बच्चों के 75% से ज्यादा नंबर आए हैं। उधर आर्ट्स का परीक्षा परिणाम 92% रहा। इसमें 10 बच्चों के 75% से ज्यादा अंक आए। प्रधानाचार्य ने बताया कि 12वीं से ज्यादा 10वीं के परीक्षा परिणाम की उत्सुकता रहती है। 10वीं के बच्चे रिजल्ट को लेकर इतने सीरियस नहीं होते क्योंकि उन्होंने फेल और पास का ज्यादा पता नहीं होता। ऐसे में स्कूल प्रबंधन हमेशा 10वीं की परीक्षा को मेन परीक्षा मानते हैं। 10वीं का रिजल्ट ही स्कूल के लिए अहम होता है, जो इस बार अच्छा रहा है। परीक्षा परिणाम के लिए मतलब 12वीं के तीनों परीक्षा परिणाम आ चुके हैं, 10th का भी परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। तो 12th साइंस का सबसे पहले रिजल्ट आया था, तो उसका हमारा रिजल्ट 93% रहा है। और 12 बच्चे ऐसे हैं हमारे साइंस में जिनके 75% से ऊपर मार्क्स हैं। और उसके बाद कॉमर्स का आया, 100% रिजल्ट था। और उन बच्चों के भी जो 75% से ज़्यादा है, 6 बच्चे आए हैं हमारे। और इसी तरह से आर्ट्स का रिज़ल्ट आया, तो वो 92% रिज़ल्ट रहा विद्यालय का। और 10 बच्चों के 75% से अबव मार्क्स हैं। तो 12वीं के रिजल्ट्स के लिए जो हमारी उत्सुकता होती है ना, वो उससे बढ़कर ज़्यादा 10th के लिए होती है, क्योंकि 12वीं के बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, एक स्टेप पार करके वो आते हैं, उनको फेल और पास होने का पता चल जाता है डिफरेंस क्या है। भी ये रिज़ल्ट हमारा मेन रिज़ल्ट है स्कूल का। तो यहाँ पर भी हमारा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और इस रिज़ल्ट के आने पर ही हम उस पूरी खुशी को, चारों परीक्षा परिणामों की खुशी को सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन रिज़ल्ट्स शिक्षकों की वजह से ही आते हैं, टीचर्स की वजह से ही आते हैं। तो आज हमने बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किया था। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को एआरटी की ओर से HIV एक्ट की जानकारी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभागों के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने HIV की जागरूकता के बारे में जानकारी दी। टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को HIV एड्स एक्ट 2017 पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर ब्रिजेश कौर, डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर जसवीर कौर ने एड्स एक्ट 2017 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए HIV पॉजिटिव मरीजों के हितों के बारे में बताया। कार्यशाला में चिकित्सकों द्वारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बारे में भी कार्यशाला में मौजूद लोगों को बताया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार के अलावा डॉक्टर HP रोहिल्ला, डॉक्टर नरजिंदर सिंह शेखावत, डॉक्टर NL आसेरी, डॉक्टर राजेश कटेवा, मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी सहित प्रमुख चिकित्सकों ने भाग लिया।
उसकी प्राइवेसी बाधित करते हुए अपन लोग आयु के अनुसार या उसके रीत के अनुसार उसको जो भी सुविधा लेनी हो प्रदान करें। जोखिम कम करने की रणनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कार्य क्रियाएं जो किसी भी व्यक्ति के HIV जोखिम को कम करती है, जैसे निरोध, साफ सुई, सिरिंज आदि का वितरण। तो ये सिरिंज वगैरह वितरण कहीं ऐसा नहीं हो कि क्योंकि इसमें ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं HIV वगैरह तो कहीं आपराधिक गतिविधियों में उसका यूज होने लगते हैं, उसमें नहीं होना चाहिए। HIV से प्रभावित बच्चों को या महिलाओं को कई बार क्या होता है कि घर से निकाल दिया जाए या घर में नहीं दिया जाए, तो इसके लिए कवर करता है कि उससे प्रभावित महिलाएं बच्चे साझे घर में या ज्वाइंट फैमिली में रह सके। नंबर 3 HIV से संक्रमित और प्रभावित लोगों के लिए अधिकारों की सुरक्षा। हर एक चीज की कंसेंट लेनी होगी। HIV की जांच के लिए अपने कंसेंट लेके और फिर उसकी जांच कराई जानी चाहिए। HIV से संबंधित सूचना ये बिल्कुल गोपनीय होती है, सीक्रेसी है। पेशेंट के बारे में कोई आइडेंटिटी किसी भी डॉक्टर द्वारा, किसी स्टाफ द्वारा डिक्लेयर नहीं की जाए। मैं प्रोजेक्ट करता हूं कि मैं सेंसिटिव इस काम में, क्योंकि कभी-कभी once in a year or two ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऐसे पॉजिटिव हैं और उनका सीजरियन है, ऑपरेशन वाला मशीन नहीं देते हैं। उसके लिए हाईएस्ट लेवल पे किसी खारिश को मुझे इन्वॉल्व होकर बात करनी पड़ी। तो मेरा ये कहने का मतलब उद्देश्य नहीं है कि हम खुद कितने सेंसिटाइज हैं, हम कितने उनके राइट्स का ध्यान रखते हैं। सही है, उस बात पर जो है मैं बात कर रहा हूँ कि हम मेडिकल प्रोफेशनल होते हुए भी इस पे इतना करते हैं। हमारे पास सारी प्रिकॉशन की एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है। अपने आप को बचाएं, स्टाफ को बचाएं। जरूर तो किसी लाइफ सेविंग सर्जरी के कुछ भी हम करें। पीपी के बारे में कितने लोगों को पता है? मुझे कम से कम मैं तो 3 दिन पहले अपडेट हुआ। राजगीर जिला चिकित्सालय के अंदर ART के द्वारा HIV एड्स एक्ट 2017 नियम एवं कानून को जानकारी के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। स्किन विभाग से डॉक्टर धर्मवीर जी, एनेस्थेटिक विभाग से डॉक्टर खाती जी और पोस्टमार्टम विभाग से फॉरेंसिक मेडिसिन से डॉक्टर शंकरलाल जी सोनी और गायनिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर सीमा सारन जी, इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो नेको की गाइडलाइन है उसके थ्रू उसकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, ICT जांचेज है, कंफर्म जांचेज। उसके बाद उसको जो उसका एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी है ART जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए लिया जाता है ताकि वो अपने आगे की जो है वो बॉडी के अलाइनमेंट है और लाइफ के अलाइनमेंट को बनाए रखते हुए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसकी फैमिलीज़ की सारी जांचेज होती हैं बच्चे की और ये चीज़ें। अगर उसमें कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ आती है तो उनकी भी सारी जांचेज हैं और उनको प्रॉपर इलाज दिया जाता है। कोई भी प्रवासी मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति अब भूखा नहीं सोएगा। साथ ही मजदूरों को दोपहर का खाना खाने के लिए घर भी नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका आने जाने का समय भी बचेगा। इसके लिए सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लागू की है, जिसका शुभारंभ 20 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होगा। देखिए प्रदीप पाल की ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ने 31 जुलाई को जिले में इंदिरा रसोई योजना लागू करने के आदेश जारी किए हैं। सभी नगर निकायों, नगर परिषद, नगर निगमों में कुल 352 रसोइयों की स्थापना के आदेश जारी हुए हैं। जिला मुख्यालय पर 3 रसोई संचालित की जाएगी। वहीं तहसील हेडक्वार्टर पर 1 रसोई प्रति नगर पालिका में खोली जाएगी। संबंधित एजेंसी संस्था जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए EOI जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा रात्रि भोजन, दोपहर का भोजन महज 8 रुपए प्रति थाली उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही हर व्यक्ति को समान रूप से बिठाकर खाना खिलाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में यह योजना लागू होगी। संचालित होने वाली इंदिरा रसोई में कोरोना महामारी को देखते हुए सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं रसोई में खाना खाने वालों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार 20 तारीख से पहले रसोई संचालन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए नगर परिषद ने टीम गठित की है। इंदिरा रसोई योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 31/7/2020 को जारी आदेश किए गए हैं, जो राजस्थान की सभी नगर निकायों में, नगर परिषदों में, नगर निगमों में 352 रसोइयों की स्थापना के आदेश सभी नगर परिषदों को प्राप्त हुए हैं।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की नगर परिषदों में 3 रसोई केंद्र खोलने का प्रावधान रखा गया है। तहसील हेडक्वार्टर पर 1 रसोई प्रति नगर पालिका रखी गई है। इसी तरीके से नगर परिषद हनुमानगढ़ में अब जो इसको तैयारी करने के लिए 20 तारीख को इसका शुभारंभ 20 अगस्त को किया जाना है, जिसके लिए संबंधित एजेंसीज जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने ये कार्य कर रही हैं और कर रहे हैं, इनके लिए हम EOI जारी कर दी गई है और इसके मुताबिक रात्रि भोजन, दोपहर का भोजन प्रति व्यक्ति 8 रुपये में थाली बैठ करके भोजन करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इसी के अनुरूप इसमें जो है बैठ करके खाना खाने की, सम्मानपूर्वक खाना खिलाने की योजना में दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए नगर परिषद हनुमानगढ़ ने जिला मुख्यालय पर होते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये योजना लागू है। इंदिरा रसोई खोलने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और न ही भूखा सोए। इसके लिए रसोई का संचालन किया जाएगा। साथ ही मजदूरों को दोपहर का खाना खाने के लिए घर नहीं जाना पड़े, इससे उनका आने जाने का समय भी बचेगा। रसोई कहाँ बनेगी, इसके लिए जगह चिन्हित करने के लिए टीम का गठन किया गया है। यह टीम रसोई के लिए जगह चिन्हित करेगी, इसके लिए सर्वे भी चल रहा है। सैनिटाइजर और ये इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए जल्दी ही 20 तारीख से पहले सभी तरीके की आवश्यक पूर्तियाँ कर ली जाएंगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ में स्वयं कमिश्नर साहब, मुख्य लेखाधिकारी और अन्य स्टाफ इसके लिए पूरा सहयोग कर रहा है। टीम गठित हो चुकी है। इसकी जो है ना जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई निर्धारित समय में पूरा करके और रसोई का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये जो रसोई के लिए जो अप्रवासी मजदूर हैं, जो ऐसे मजदूर हैं जो कि बेचारों को जिनके खाने के लिए जो घर से जाना पड़ता है, वो मात्र 8 रुपये में अपना भोजन दोपहर का और शाम का वो कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए या भूखा न रहे। कोई मजदूर है, दिन में आकर के बेचारा घर से थाली लाता है, बनाने में उसको देरी हो जाती है, तो उसके खाने के लिए उसको समय नहीं देखना पड़ेगा। घर से आने में उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चाहे वो खाना नहीं भी लाए तो लंच में जा कर के और 8 रुपये में भोजन कर सकता है। जंक्शन पुलिस ने चोरी के मामले में एक जने को गिरफ्तार किया है। ग्राम पंचायत सतीपुरा के पंचायत भवन से एसी व पर्दे चोरी करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जंक्शन पुलिस ने युवक से पूछताछ की। यह युवक एक शॉप पर सामान बेचने की फिराक में था। इस आरोप में पुलिस ने रामसरा निवासी अमरजीत को गिरफ्तार किया है। है जी, दिनांक 5/8/20 को श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ब्रजलाल शर्मा, ये विकास अधिकारी हैं ग्राम पंचायत ये सतीपुरा में, तो इन्होंने ये प्रकरण दर्ज करवाया कि दिनांक 4/8 को रात्रि के समय कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत भवन में लगी एसी व पर्दे, नए पर्दे चुरा के ले गए। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की इतला पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अमरजीत सिंह सनोफ श्री निरंजन सिंह। एक व्यक्ति इसके साथ और था, दौरान अनुसंधान ये बात सामने आई। एक व्यक्ति इसके साथ और है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। पेश किया जाकर पीसी रिमांड के लिए निवेदन किया जाएगा। पीसी रिमांड मिलने पर एसी व पर्दे वगैरह बरामद किए जाएंगे। मानसून को देखते हुए नगर परिषद सक्रिय हो गई है। इस दौरान नगर परिषद ने गुरुवार को नालों की सफाई करवाने का काम शुरू कर दिया। इसी के तहत टीबी रोड पर नाला ओपन नहीं होने की वजह से सफाई नहीं हो पाती थी। अब सभापति के आदेशानुसार सफाई कार्य सुचारू कर दिया गया है। इस नाले पर हुए अतिक्रमण को भी नगर परिषद की टीम द्वारा शुक्रवार को तोड़ा गया। नगर परिषद अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले मोबाइल टीम भी लगाते थे, मगर समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए अब नगर परिषद ने मानसून से पहले बरसाती पानी की निकासी होने में लोगों को कोई परेशानी न हो, इसलिए सफाई कार्य को शुरू किया गया है।
एसआरएम स्कूल से लेकर रेलवे स्टेशन बाउंड्री तक नाले की सफाई करवाई जा रही है। हल्का इंचार्ज सुनील जावा ने बताया कि इसके बाद नाले को कवर भी किया जाएगा ताकि इससे कोई दुर्घटना न हो सके। यहाँ क्या है कि किसी रोड के नाले पे काफ़ी वर्षों से ये समस्या आ रही थी और नाला के पूरा ओपन नहीं होने की वजह से तो सफाई करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी और मोबाइल टीम भी हम लगाते थे लेकिन उससे भी सफाई नहीं हो रही थी। तो इसलिए क्या है कि सभापति महोदय के आदेशानुसार नाले के बीच में जो भी समस्या आ रही है अतिक्रमण उनको तोड़कर और नाले के बीच में चैम्बर बना के अपने और सफाई करवाई जा रही है। ये एसआरएम स्कूल से लेके और अपने रेलवे स्टेशन बाउंड्री है वहाँ तक फेरो कवर इस पर डाल दिए जाएंगे। जैसे सफाई हो जाएगी कंप्लीट करे हो जाएगा जी और फेरो कवर डाल दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये मानसून देख रहे हैं, मानसून जितना बारिश का मौसम आगे आगे तो परेशानी तो होगी मानसून आगा तो इसीलिए से इसकी पहले सफाई करवा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।